नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल में आज हम एक नया टॉपिक को स्टडी करेंगे और आज का टॉपिक है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पिछले लास्ट लेक्चर में हमने हिमालय के विभाजन को स्टडी किया था। हिमालय को दो भागों में बांटा गया था। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। पहला था प्रादेशिक विभाजन और दूसरा था श्रेणियों के आधार पर। तो जो रेंजेस हैं श्रेणियों के आधार पर हमने उसको विभाजित किया था। जो प्रादेशिक विभाजन है इसे हमने 5 हिस्सों में बांटा था। आप ये 4 हिस्सा ही माने, ये पूर्वांचल हिमालय है, पूर्व की पहाड़ियां हैं। तो प्रादेशिक विभाजन में हमने पंजाब हिमालय आपको बताया था। जो पंजाब हिमालय है वो किन दो के बीच में है? वो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में पंजाब हिमालय। तो इस प्रकार से हमने प्रादेशिक विभाजन किया था। तो प्रादेशिक विभाजन सर बुराड़ ने किया था। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि सर बुराड़ द्वारा नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया गया था और नदियां जिस प्रकार से इन प्रदेशों में बहती हैं उस आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया गया था। तो प्रादेशिक विभाजन में आपने पहला पढ़ा था पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय किसके बीच को हम कहते हैं? यहां पर सिंधु नदी है और यहां पर सतलुज नदी है। तो इन दो नदियों के बीच में हम पंजाब हिमालय जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। दूसरा हमने कैटेगराइज किया था कुमायूं हिमालय। तो जो कुमायूं हिमालय है वो है सतलुज नदी से लेकर के काली नदी के बीच में। काली नदी, यहां पर काली नदी है। काली नदी जो कि उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है। तो इन दोनों के बीच में हमने विभाजन किया था और इसे हमने बोला था कुमायूं हिमालय। तीसरा हिमालय हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन जाना था, वो था नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय किसके बीच में था? नेपाल हिमालय था काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। तो जो तीस्ता नदी है ये है सिक्किम में। तो इस प्रकार से हमने नेपाल हिमालय को विभाजित किया था। फिर हमने विभाजन किया था चौथे हिस्से पर और वो था तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी। जो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी को हम कहते हैं असम हिमालय। और फिर था पूर्वांचल हिमालय या पूर्व की पहाड़ियां। तो ये 5 हिस्सों में हमने प्रादेशिक विभाजन को लास्ट लेक्चर में जाना था। अब अगला विभाजन हमने श्रेणियों के आधार पर किया था। जिस प्रकार की रेंजेस पाई जाती हैं इसे हमने 3 हिस्सों में बांटा था। सबसे पहला था ट्रांस हिमालय और दूसरा था मुख्य हिमालय और तीसरा था पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। जो ट्रांस हिमालय है इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं पार हिमालय। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र कहां पर है? तो ये जो आप पूरा ये क्षेत्र देख रहे हैं इसे हम ट्रांस हिमालय में शामिल करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैप में भी बताया था। अभी कुछ ही देर में हम ट्रांस हिमालय के बारे में एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। फिर हमने जब बताया था कि ट्रांस हिमालय को हम मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटते हैं। 3 श्रेणियां भारत में आती हैं और एक श्रेणी जो कि तिब्बत में है, जिसमें हमने पहला पढ़ा था काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। तो यहाँ पर काराकोरम है, यहाँ पर लद्दाख है और यहाँ पे जास्कर है। और ये था कैलाश श्रेणी। ये जो रेंज था ये था काराकोरम, ये रेंज था लद्दाख और ये था जास्कर। और यहाँ पर है कैलाश रेंज, कैलाश श्रेणी। तो इस प्रकार से हमने पार हिमालय को अलग अलग श्रेणियों में बांटा था। पहला था काराकोरम, दूसरा था लद्दाख श्रेणी, तीसरा था जास्कर श्रेणी और चौथा था कैलाश श्रेणी। जो हमारे श्रेणियों के आधार पर दूसरा मुख्य विभाजन है वो है
मुख्य हिमालय। तो मुख्य हिमालय को हमने 3 श्रेणियों में बांटा था। सबसे पहला था बृहत हिमालय, या जिसे हम कहते हैं हिमाद्री। दूसरा है मध्य हिमालय, या इसे हम कहते हैं लघु हिमालय। और तीसरा है शिवालिक श्रेणी या फिर बा हिमालय। तो यहाँ पर आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, मैं फिर से आपको बता देता हूं। ये है बृहत हिमालय और इसके बाद जो होगा ये है मध्य हिमालय। ये विखंडित श्रेणियां हैं, टूटी हुई श्रेणियां हैं। और इसके बाद नीचे था शिवालिक। ये फिर अरुणाचल प्रदेश में तीनों श्रेणी मिल जाती हैं। इस प्रकार से मुख्य हिमालय को हमने बांटा था। और आखिरी है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां जब हम अध्ययन करेंगे तो इसका एक बड़ा हिस्सा म्यांमार देश पे दिखेगा। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों पे जब हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों पर भी हमें हिमालय का विस्तार देखने को मिलेगा। ये अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन क्षेत्र पर हिमालय का हमें विस्तार देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांस हिमालय, और या फिर हम जिसे कहते हैं पार हिमालय। तो पहले हम ट्रांस हिमालय में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उन सभी चीजों को हम अध्ययन करेंगे, एक मैपिंग करेंगे, ताकि जब मैं आपको ट्रांस हिमालय के बारे में जानकारी दूं तो आपके दिमाग में एक ग्राफ बने, एक आपके दिमाग में मैपिंग बने। तो इसके लिए हम एक मैप बनाएंगे और यहां पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जानेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जो कि ट्रांस हिमालय में हमें पढ़ने हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांस हिमालय। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम पार हिमालय भी कहते हैं। पार हिमालय। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हिमालय का या जो हमारे उत्तरी भारत का क्षेत्र है, तो कहां पर ट्रांस हिमालय हमें देखने को मिलेगा। तो जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है वो आपको इन क्षेत्र, ये आपको पूरे क्षेत्र पर ट्रांस हिमालय का विस्तार देखने को मिलेगा। तो ट्रांस हिमालय में कौन सी श्रेणी पाई जाती है, कौन सी पर्वत चोटियां हैं, इन सबको हम स्टडी करेंगे। जो ट्रांस हिमालय है या पार हिमालय है, इसमें 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। तो 4 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं? 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी का नाम है काराकोरम। तो पहली श्रेणी है काराकोरम। काराकोरम। दूसरी श्रेणी है लद्दाख। मेरे साथ आप मैपिंग करते चलेंगे और अपने नोट्स में इन सारे बिंदुओं को लिखते चलेंगे। जितना अच्छा आप नोट्स बनाएंगे उतना अच्छा आप रिवाइज कर पाएंगे। तीसरा है जास्कर। तो ये 3 श्रेणी हमें ट्रांस हिमालय भारत में आती हैं। लेकिन एक और श्रेणी है, ये है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर पामीर नॉट है। यहां पर पामीर नॉट आपको देखने को मिलेगा।
पामीर की गांठ, पामीर की गांठ, जो पामीर नॉट है, पामीर की गांठ है, इसे किस विशेषता के लिए जाना जाता है? पूरी दुनिया में इसे कहा जाता है विश्व की छत, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसे हम विश्व की छत के नाम से जानते हैं। जब आप पामीर की गांठ देखते हैं तो दोस्तों यहां पे हमें तीन मुख्य श्रेणियां इससे निकलती हुई देखने को मिलेंगी। तो तीन श्रेणियां इससे निकलती हैं। पहली श्रेणी है, जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे, यह है कुनलुन शान, कुनलुन पर्वत श्रेणी। जब आप पश्चिम दिशा में जाएंगे तो यह आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी और इसका नाम है हिंदू कुश। आप जब इधर देखेंगे भारत में तो एक श्रेणी आपको भारत में देखने को मिलेगी और इसका नाम है काराकोरम। तो पामीर की गांठ से तीन मुख्य श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। पूर्व तरफ कुनलुन है, पश्चिम तरफ हिंदू कुश है जो कि अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान। दोस्तों जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, तो पाकिस्तान में भी हमें श्रेणी देखने को मिलेगी सुलेमान श्रेणी, और एक और श्रेणी देखने को मिलेगी, इसका नाम है कीर्थर श्रेणी, कीर्थर श्रेणी। एक एक बिंदुओं को नोट करते चलिएगा। हमने पढ़ा कि पार हिमालय में मुख्य चार श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। लेकिन पामीर की जो गांठ है, जिसे हम विश्व की छत कहते हैं, यहां से तीन अन्य श्रेणियों का भी हमें उद्गम देखने को मिलता है। पूर्व में कुनलुन, पश्चिम में हिंदुकुश और इधर है काराकोरम। लेकिन जब हम इधर देखते हैं, पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है और इसे कहते हैं सुलेमान और इधर है कीर्थर। जब हम मैप बनाते हैं तो यहां पर आप नोट करते चलिएगा, कुछ और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को देखते हैं। ये जो आपको देखने को लाइन को देखने को मिल रही है, इसे कहते हैं LAC। अभी यहीं पे विवाद आपको देखने को मिल रहा है। वर्तमान में करंट अफेयर से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। लाइन एक्चुअल कंट्रोल, और इस तरफ जब आप देखते हैं तो यहां पर है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इधर है लाइन एक्चुअल कंट्रोल, इधर है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं हम अक्साई चीन, इसे हम बोलते हैं अक्साई चीन। भारत आज भी इसे अपने मैप में शामिल करता है। यहां पर आप जब देखते हैं तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यहां भी कुछ छोटी छोटी श्रेणियां हैं, इसे कहते हैं गिलगिट, इसे कहते हैं गिलगिट। और यहां भी एक श्रेणी है, इसका नाम है बाल्टिस्तान। यह है गिलगिट बाल्टिस्तान श्रेणी। कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्रों को भी जाने आप, ताकि आने वाले जो लोकेशन है हम उसको समझ पाए। जब आप यहां पे देखते हैं लद्दाख श्रेणी है और ये जास्कर श्रेणी है, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों ये जो पॉइंट आपने देखा, ये पॉइंट है लेह। यहां पर आप जो पॉइंट देख रहे हैं ये है कारगिल। यहां पर आप जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट है द्रास। ये जो तीनों आप पॉइंट देख रहे हैं लद्दाख और जास्कर के बीच में है। यहां आप जो देख रहे हैं ये पॉइंट, ये है श्रीनगर।
और यहां पर जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये है जम्मू। तो आपने यहां पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, रीजन्स है, उसको आपने अध्ययन किया। हमने इसको मैपिंग की मदद से आपको बताया। आइए श्रेणियों को जानते हैं और मैप में हम जानते हैं बृहद हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक की स्थिति को जानते हैं। दोस्तों अब हम पार हिमालय में कुछ ऐसे भ्रंश को जानेंगे, फॉल्ट्स को जानेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पहले आप फिर से बनाएं मैप। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सबसे ऊपर जो श्रेणी है इसे हम बोलते हैं काराकोरम। फिर जो दूसरी श्रेणी है वो है जास्कर और तीसरी श्रेणी है लद्दाख। आप इस कोड से भी याद कर सकते हैं, कलज, KLZ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जैसे ही जास्कर के नीचे हम देखते हैं तो जास्कर के नीचे आपको बृहद हिमालय की चेन दिखेगी। जास्कर के नीचे हमें बृहद हिमालय की चेन देखने को मिलेगी। यहां से एक लगातार कंटिन्यूअस हमें एक चेन देखने को मिलेगी, पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, जो दुनिया के सबसे ऊंचे सर्वोच्च चोटियां यहां पे आपको देखने को मिलेगी, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर। ये जो पर्वत श्रेणी है इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर। दोस्तों यहां पर आप श्रेणियों को तो जान चुके हैं। ये कौन सी श्रेणी है? ये काराकोरम है। ये कौन सी श्रेणी है? लद्दाख। और ये वाली श्रेणी है जास्कर। आप इन सभी का नाम जान चुके हैं। ये है जास्कर, ये श्रेणी है लद्दाख और ये श्रेणी है काराकोरम। दोस्तों आपको याद रखना है KLZ। क्या याद रखना है? KLZ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और यही क्रम आपको याद रखना है। जब आप नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पर है बृहद हिमालय। ये कौन सा है? बृहद हिमालय। इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि उस टॉपिक पे तुम्हारी पकड़ सबसे स्ट्रांग हो जाए। देखो सफलता का कोई और सूत्र नहीं है, बस आपको उसी काम को लगातार करना है। यही सफलता का सूत्र है और कोई सूत्र नहीं है। यही चीज आपको सबसे मुश्किल लगेगी, लेकिन जब आप इसको लगातार 3 या 4 या 5 बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो यही चीज आपको सबसे आसान लगेगी। तो आप मेरे साथ बार बार दोहराते चले। कौन सा हिमालय है? ये बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय है? बृहद हिमालय। और ये है मध्य हिमालय और ये है शिवालिक। दोस्तों अभी हम यहां पर जानने वाले हैं, ये जो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी है इनके बीच में भ्रंश है, जगह है, गैप है। तो उस क्षेत्र को किसी न किसी नाम से जाना जाता है, तो हम ये जान रहे हैं। तो यहां पर हम जानेंगे भ्रंश का नाम। क्या जानेंगे? भ्रंश। कुछ फॉल्ट्स हैं तो उस फॉल्ट्स के नाम को जानेंगे। ठीक है, भ्रंश क्या है, फॉल्ट्स क्या है? दोस्तों श्रेणियों के बीच में जो गैप है उसे हम भ्रंश कहते हैं, उसे हम फॉल्ट कहते हैं। तो यहां पर आप इस प्रकार से 3 लाइन बनाएंगे तो जो कि रिप्रेजेंट करेगी, सबसे पहले हम जानते हैं ये काराकोरम है, इसके बाद है लद्दाख, इसके बाद है जास्कर। दोस्तों बताइए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर मिला के क्या बनाते हैं? ये ट्रांस हिमालय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये ट्रांस हिमालय बनाते हैं। तो ये तीनों आपके ट्रांस हिमालय हैं। इसके बाद फिर से एक जगह खाली निकलेगी, गैप होगा और उसके बाद से यहां पर आपको दिखेगा बृहद हिमालय, महान हिमालय।
और फिर आपको महान हिमालय के बाद जो दूसरी श्रेणी दिख रही है वो है मध्य हिमालय, और तीसरी श्रेणी दिख रही है वो है शिवालिक। और जब शिवालिक के नीचे आप जाते हैं तो यहां से शुरू हो जाता है भारत का मैदानी क्षेत्र। तो यहां से हो जाएगा मैदान। तो ये आपको क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ ना? तो आपको इसी क्रम में याद करके चलना है। सबसे ऊपर यहां पे काराकोरम, ये काराकोरम, ये दूसरा लद्दाख है, और यहां पर क्या है? ये है जास्कर, ये बृहत हिमालय, ये है मध्य हिमालय, और ये क्या है? ये है शिवालिक। ये क्या है? ये है शिवालिक। पूरे जोश के साथ पढ़ना है। और ये है लास्ट में मैदान। ये कौन सा हिस्सा है? ये मैदान। यहां के बाद शिवालिक के बाद भारत का मैदान से क्षेत्र शुरू हो जाता है। अब यहां पर जो हर एक श्रेणियां हैं इसके बीच में रेंजेस पाए जाते हैं। उस एक फॉल्ट पाया जाता है, इन रेंजेस के बीच में फॉल्ट पाया जाता है, गैप पाया जाता है। तो उसके नाम भी हम जान लेते हैं। तो आप जान लीजिएगा, ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय किसको मिला के बनता है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम और बृहत हिमालय के बीच के फॉल्ट को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं ITSZ। क्या बोलते हैं? ITSZ। इसको बोलते हैं ITSZ। इसी प्रकार से बृहत और मध्य हिमालय के बीच के रीजन को, क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं MCT। क्या बोलते हैं? MCT। और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच भी रीजन है, इसे बोलते हैं MBT। इसे बोलते हैं MBT। और शिवालिक और मैदान के बीच के रीजन को बोलते हैं HFF। यहां तक आप दोस्तों, ये जो श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों के बीच एक रीजन्स है, और उसको रीजन्स को, उस क्षेत्र को, उस जगह को किसी ना किसी नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो ट्रांस हिमालय है और बृहत हिमालय के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं ITSH। तो यहां पर आप लिख लें बृहत हिमालय व ट्रांस हिमालय के बीच में हम कहते हैं ITSZ। इसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच को बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो यहां पे आप लिख लीजिए, बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के रेंजेस के बीच जो जगह है उसको बोलते हैं बृहत हिमालय, या बृहत हिमालय को बोलते हैं महान हिमालय, व मध्य हिमालय के बीच के रीजन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम MCT, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब आइए आगे, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, मध्य हिमालय व शिवालिक के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच के रीजन को बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब शिवालिक के बाद मैदान शुरू हो जाता है, उत्तर भारत का मैदान। इसके बीच के रीजन को क्या बोलते हैं? शिवालिक व उत्तर भारत के मैदान के बीच के रीजन को बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल
फॉल्ट। इन 4 जो रीजन्स हैं इनको आपको याद रखना है, ITSH, MCT, MPT, HFF। दोस्तों हमने श्रेणियों के बीच भ्रंश को जान लिया। अब आइए जानते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में और विस्तृत जानकारी। तो जानते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। दोस्तों आपने मैपिंग के मेथड से ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जाना। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमने ये जाना कि जो श्रेणियां हैं उन श्रेणियों के बीच के भ्रंश को या जो उसके बीच जगह है उसे किस नाम से जाना जाता है। आपने इस चीज को समझ लिया। अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पे आएंगे, हम जानेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम जानते हैं, सबसे पहला हम ट्रांस हिमालय के बारे में ये जानते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण काल कब, यानी किस काल में इसका निर्माण हुआ है। तो आप लिख लें, इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है। क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों जब हम इस क्षेत्र को देखते हैं, ट्रांस हिमालय क्षेत्र को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि यहां पर वनस्पति का अभाव है। यहां पर वनस्पति का अभाव है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर वनस्पति वेजिटेशन का अभाव क्यों है। वनस्पति का अभाव इसलिए है क्योंकि ये बहुत ठंडा क्षेत्र है, ये बहुत बर्फीला क्षेत्र है। यहाँ की जो जलवायु है वो है शीत कटिबंधी। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की जलवायु है शीत कटिबंधीय जलवायु। तो ठंडी जलवायु होने के कारण ये पूरा स्थान बर्फीला है। और जैसा कि आपको पता है कि बर्फीले स्थान पर वनस्पति का अभाव होता है। तो आपके दिमाग में पहला पॉइंट होना चाहिए जब आप उत्तर लिखेंगे या कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि इसका निर्माण कब हुआ। तो इसका निर्माण हुआ है क्रिटेशियस काल में। यहाँ पे वनस्पति का अभाव है, और क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो है शीत कटिबंधी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। जब हम ट्रांस हिमालय के क्षेत्र को देखते हैं तो यहाँ का सबसे जो ठंडा स्थान है वो है द्रास। द्रास मैंने आपको बताया था, यहां पर द्रास है। तो द्रास सबसे ठंडा स्थान है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ट्रांस हिमालय को हम यहां पर 3 श्रेणियों में बांटते हैं। वैसे 4 श्रेणियां हैं, यहाँ पे कैलाश है, लेकिन भारत के बारे में बात करें तो भारत में से 3 को हम पढ़ेंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो यहाँ आप एक और पॉइंट, एक और उत्तर लिखेंगे, उत्तर में एक पॉइंट और शामिल करेंगे कि यहाँ 3 श्रेणियां हैं, यहाँ पर 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है काराकोरम, दूसरी श्रेणी है लद्दाख और तीसरी श्रेणी है जास्कर। जब हम यहां पर देखते हैं तो यहां पे आपको वनों का भी अभाव देखने को मिलेगा। यहां जनसंख्या का निवास कम है क्योंकि बर्फीले स्थान होने के कारण वनस्पति मौजूद नहीं है। तो यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत ही कम है, और साथ ही साथ वन आच्छादन दर भी बहुत कम है। और ये वर्ष भर, पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से भर आच्छादित रहता है। दोस्तों आपको ट्रांस हिमालय के बारे में एक पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी। पहली बात कि कब निर्माण हुआ, इसका निर्माण हुआ है क्रिटेशियस काल में। दूसरी बात
ये बर्फ से ढका हुआ है। तीसरी बात, वनस्पति का यहाँ पे अभाव है, वनस्पति नहीं उपस्थित रहती है। चौथी बात, भारत का सबसे जो ठंडा स्थान है वो द्रास है। तो यहाँ पर आप लिखे द्रास सबसे ठंडा स्थान है, ना कि केवल ट्रांस हिमालय का, पूरे भारत का। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। यहाँ की जलवायु कैसी है? जलवायु है शीत कटिबंधी, काफी ठंडी जलवायु है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर। अब हम काराकोरम श्रेणी के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो उसका विश्लेषण है, हम वो करने वाले हैं। तो हम काराकोरम के बारे में जानते हैं। कुछ भी रटने का नहीं है इसमें। आप यदि चीजों को समझें तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो ट्रांस हिमालय में अब हम जानने वाले हैं काराकोरम श्रेणी के बारे में। काराकोरम श्रेणी कहां पे है, स्थिति आपको पता है। ये काराकोरम श्रेणी आप देख पा रहे हैं। तो काराकोरम, काराकोरम, अगर आपको बोला जाए कि काराकोरम के बारे में आप एक लाइन लिखिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात यह बननी चाहिए कि भारत का सबसे उत्तर में श्रेणी कौन सा है। तो भारत की सबसे उत्तर में श्रेणी है काराकोरम, पहली पॉइंट। आप देख पा रहे हैं यहां, इसके बाद तो भारत है ही नहीं। तो भारत की सबसे उत्तर में श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी। पहला पॉइंट तो आप ये लिख लेंगे मुख्य परीक्षा में, यदि काराकोरम के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख स्थित है। मैं बस आपको तरीका सिखा रहा हूं, और तरीका बन गया तो सब कुछ बन गया। दोस्तों, काराकोरम के अगर हम उत्तर पे देखें तो एक फेमस घाटी है, उस घाटी को कहा जाता है शक्शगम। तो शक्शगम घाटी यहां पर है। तो शक्शगम, शक्शगम, तो काराकोरम के उत्तर में या ऊपर शक्शगम घाटी स्थित है। दोस्तों, भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और इसकी स्थिति कहां पे है? यह है काराकोरम श्रेणी पर। तो यहां पे आप लिखेंगे काराकोरम की सर्वोच्च चोटी, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो काराकोरम की सबसे सर्वोच्च चोटी है वो है केटू, इसे हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर की। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो यह है। इसके साथ साथ जो केटू है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आप ये भी लिख सकते हैं दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर पहली चोटी बताओ ना, दूसरी तो बता दी आपने। तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत में नहीं है, वो है नेपाल में, और उसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। कहीं एक महत्वपूर्ण बात काराकोरम के बारे में आपको और जान लेनी चाहिए। एक संज्ञा के रूप में काराकोरम को जाना जाता है। काराकोरम को उत्तर एशिया की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। काराकोरम को उत्तर एशिया की रीढ़ की हड्डी माना जाता है।
लगभग सभी प्रकार के आपको यदि मार्ग देखने को मिलेंगे जो कि उत्तर एशिया को कनेक्ट करते हैं, वो काराकोरम श्रेणी है, वो काराकोरम पे पासेस हैं। दोस्तों, काराकोरम के बारे में आपने जाना कि काराकोरम में और भी श्रेणी, और भी चोटियां हैं, तो उसको भी हम जानते हैं। दोस्तों, काराकोरम में और भी श्रेणियां हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। तो इन श्रेणियों का नाम को जान लेते हैं, क्योंकि यदि काराकोरम के बारे में लिखने को आ जाए तो आप विस्तृत विश्लेषण कर पाएंगे यदि आपके पास ज्यादा ज्ञान होगा। तो ये काराकोरम है, काराकोरम की श्रेणी है। यहाँ पे मैं चोटियां बता रहा हूं जो काराकोरम श्रेणी में है। केवल यहाँ पे हम जानते हैं कि गॉडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की दूसरी सर्वोत्तम चोटी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य चोटियां भी हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये 4 चोटियों का नाम मैं आपको बता रहा हूं, इसका कोड लिख लें, KHBG, KHBG। तो K2 ये है, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। यहां पर है हिंडन, हिंडन चोटी, H से होगा हिंडन। यहां पर है ब्रॉड पिट, ब्रॉड पिट चोटी, हिंडन, ब्रॉड पिट, K2। और जी से होगा गसेर बुम, गसेर बुम। तो इन 4 चोटियों को जाना आपने, हिंडन, ब्रॉड पिट, K2, गसेर बुम। एक बार फिर से मैप में बनाइएगा। आप काराकोरम के बारे में क्या क्या जान चुके हैं। काराकोरम को उत्तर एशिया की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है। भारत की सबसे उत्तर में स्थित कौन सी श्रेणी है, वो काराकोरम है। और जो काराकोरम श्रेणी है उसमें 4 चोटियां हैं, पहले है हिंडन, दूसरी है ब्रॉड पिट, फिर K2 और देन गसेरबुम। और काराकोरम के उत्तर में एक घाटी है, उस घाटी को कहते हैं शक्सगम घाटी। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं हम प्रमुख ग्लेशियर्स के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे ग्लेशियर्स के बारे में। तो यहां पर हमने काराकोरम की हमने चोटियां जानी, अब ग्लेशियर्स को जानते हैं जो काराकोरम में है फेमस। काराकोरम में प्रमुख ग्लेशियर्स को जानते हैं जो काराकोरम में है, उन ग्लेशियर्स का नाम जानते हैं। तो काराकोरम जो श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी है और इस पे हम 5 ग्लेशियर्स के नाम जानते हैं। प्रमुख ग्लेशियर्स, टॉपिक डालेंगे प्रमुख ग्लेशियर्स। ग्लेशियर क्यों पाया जाता है? चूंकि यहां पर बर्फीली हवाएं हैं, यहाँ की जलवायु शीतकटिबंध है, तो इस वजह से ग्लेशियर्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम 5 ग्लेशियर्स को जानेंगे। आप याद करने की ट्रिक BH BBS। तो सबसे पहले बी से होगा बतूरा। बतूरा घाटी तो आपने जान लिया है, B फॉर बतूरा, H फॉर, आज से H फॉर आप अपने भाई का नाम रख देना हिस्पर, तो आज से आपके भाई का नाम हिस्पर। फिर है बी से बॉल नहीं, बी से ब्यूफो, बी से ब्यूफो। फिर बी से बाल्टोरो और एस से सियाचिन। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित युद्ध स्थल। दोस्तों, ये जो ग्लेशियर्स हैं, इन ग्लेशियर्स के बीच में घाटियां हैं, ये घाटियों का नाम पूछ लिया जाता है। तो बतूरा और हिस्पर के बीच में कौन सी घाटी है? इस घाटी का नाम क्या है? इसका नाम है हंजा घाटी।
हंजा घाटी। ब्योफो और बाल्टोरो के बीच में है, ब्योफो और बाल्टोरो के बीच में है सिगार, सिगार घाटी। और सियाचिन में एक घाटी है नुब्रा, नुब्रा घाटी। दोस्तों ये आपने जाने ग्लेशियर्स। अभी हम इस पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी लिख लेते हैं कि विश्व का सर्वाधिक, विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचाई पे युद्ध स्थल कौन सा है? वो है सियाचिन। दोस्तों आपको गर्व होना चाहिए कि आपके भारत के अंगरक्षक, हमारे भारत के वीर इतने कम तापमान में हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल पे जरूर जय हिंद कमेंट करें, और एक एक बच्चा जो जो आएगा उसे जय हिंद कमेंट करना होगा। तो इसके लिए हमारी सेना के लिए आपको जय हिंद लिखना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर आपने घाटियों को जाना, युद्ध स्थल को जाना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप और लिख लें। ये जो काराकोरम आप देख रहे हैं और लद्दाख श्रेणी देख रहे हैं, इन दोनों श्रेणी के बीच में एक नदी है, और इस नदी का नाम है, एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है श्योक नदी, श्योक नदी। और जो लद्दाख और जास्कर है इसके बीच में आपको पता होगा सिंधु नदी। नहीं पता तो जान लो भाई, इसीलिए तो आए हो। लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी और काराकोरम लद्दाख के बीच श्योक नदी बहती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, वो होगा लद्दाख श्रेणी के बाद। दोस्तों ग्लेशियर्स तो हमने पढ़ लिया, आपने ये सारी जानकारी हमने केवल काराकोरम के बारे में जानी थी। अब आपको पता होगा ट्रांस हिमालय का दूसरा इंपॉर्टेंट श्रेणी, और इसका नाम है लद्दाख श्रेणी। एक बार मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा, एक मैपिंग की कि ट्रांस हिमालय के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र बिंदु हैं उसको जाना आपने। इसके बाद आपने इन जो श्रेणियां हैं इसके बीच के भ्रंश को, इनके बीच के स्थान को क्या कहते हैं आपने पढ़ा था। इसके बाद आपने काराकोरम श्रेणी में उसकी चोटियां, उसकी ग्लेशियर्स और उसके महत्वपूर्ण बिंदु सब आपने जाने। अब बारी है लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख हेडिंग डालिए आप, लद्दाख श्रेणी। तो अब पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप मुझे बताएं। आप लिखेंगे कि ये श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। तो काराकोरम के दक्षिण में स्थित श्रेणी, दक्षिण में स्थित श्रेणी है। पहला पॉइंट तो दक्षिण में, काराकोरम के दक्षिण में, सीधी सी बात। दूसरा पॉइंट आप ये जानेंगे कि जो लद्दाख है ये जल विभाजन का काम करता है। किसके बीच में? देखिए लद्दाख बीच में है, इसके बाद सिंधु बह रही है, इसके ऊपर श्योक बह रही। तो लद्दाख सिंधु एवं श्योक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। दोस्तों जैसा कि आपको बताया मैंने कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी होगी, तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी, राकापोशी चोटी। तो लद्दाख
अच्छा, एक बात आप और जाने कि जो लद्दाख के दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी बह रही है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपने केवल लद्दाख श्रेणी के बारे में जाने। अब हम पढ़ेंगे जास्कर श्रेणी के बारे में। लद्दाख श्रेणी को पढ़ लिया, अब हम जास्कर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। जास्कर श्रेणी, दोस्तों ट्रांस हिमालय की सबसे आखिरी श्रेणी है और इसका नाम है जास्कर श्रेणी। इसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ट्रांस हिमालय के बारे में। तो जास्कर श्रेणी आप देख पा रहे हैं, जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, दिख ही रहा है हमें। तो ये पॉइंट तो हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों जब हम जास्कर श्रेणी को देखते हैं तो इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि बृहत हिमालय, अगर ओरिजिनली देखें तो जास्कर श्रेणी बृहत हिमालय का हिस्सा है, लेकिन यहां पर जब आप देखते हैं 80 डिग्री पूर्व, तो यहां पर क्या होता है, जास्कर निकलता तो है साथ में, लेकिन यहां से वो अलग हो जाता है। यहां से 80 डिग्री पूर्व पर बृहत हिमालय से अलग हो जाता है। तो जास्कर श्रेणी मुख्य हिमालय का हिस्सा है, किंतु 80 डिग्री पूर्व देशांतर यह मुख्य हिमालय से अलग हो जाता है। भले ये मुख्य हिमालय का हिस्सा है, लेकिन ये किसमें शामिल किया जाता है? ये ट्रांस हिमालय में शामिल किया जाता है। जब हम जास्कर श्रेणी को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो जास्कर श्रेणी में द्रास और लेह आपको दिखेंगे। द्रास और लेह जास्कर श्रेणी में है, जास्कर श्रेणी में शामिल है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु आप जास्कर श्रेणी के बारे में ये भी जान लें कि जो जास्कर श्रेणी है, यहां पे द्रास और लेह तो इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो कि जास्कर श्रेणी में पाए जाते हैं। जास्कर श्रेणी के जस्ट बाद हमें बृहत हिमालय दिखेगा और इसके बीच में मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में एक फॉल्ट पाया जाता है, एक भ्रंश पाया जाता है। उस भ्रंश का नाम क्या है? MBF। ये मैं आपको बता चुका हूं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। यहां से आपके जास्कर श्रेणी के बारे में भी सारी चर्चा खत्म होती है। हमने जास्कर श्रेणी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु सारे कुछ जान लिए। बस आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि जास्कर श्रेणी से एक और नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है जास्कर, जो कि सिंधु नदी से जाके बाद में मिल जाती है, सिंधु नदी की सहायक नदी बन जाती है। दोस्तों इस प्रकार से आपने पूरे ट्रांस हिमालय को जाना, ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी को जाना, लद्दाख श्रेणी को जाना और जास्कर श्रेणी को जाना। अगले लेक्चर में हम बृहत हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर इसके बाद लघु और मध्य हिमालय। ये लेक्चर हमारा कंटिन्यू होगा। दोस्तों आशा है कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो एक लाइक तो जरूर बनता है हमारे लिए, और आप अपने जो भी ग्रुप्स हैं, फैमिली, रिलेटिव्स, दोस्तों, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके, आप उन सभी ग्रुप में हमारे चैनल को जरूर शेयर करें, क्योंकि जितनी मेहनत हमें लगती है इस वीडियो बनाने में, आपको बस थोड़ी मेहनत लगेगी इसे समझने में और शेयर करने में। तो आप हमारा साथ दें, इस चैनल को बढ़ाएं। ये चैनल हमारा परिवार है, आप इसके सदस्य हैं। तो दोस्तों आशा है
कि आप इसी प्रकार से हमारा सहयोग करेंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।